नमस्कार, स्वागत है आपका अपराध की सच्ची कहानियों में, जहां हम आपको भारत के कुछ ऐसे अपराधों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कभी कभी एक शहर की गली में ऐसा सच छुपा होता है जिसे जानने के बाद इंसानियत भी कांप उठती है। 2006 नोएडा, उत्तर प्रदेश, एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास में काले अक्षरों में अपनी जगह बना ली। निठारी एक शांत गांव, लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक ऐसा घर खड़ा था जो बाहर से तो आम था, मगर उसके भीतर एक हैवानियत की दुनिया बसती थी। D5 सेक्टर 31, यही वो मकान था जिसकी दीवारों के पीछे वो खौफनाक साजिशें चल रही थी, जिनका खुलासा होने पर पूरा देश सन्न रह गया। 2005 से लेकर 2006 तक 16 से ज्यादा बच्चे और कुछ महिलाएं इस इलाके से अचानक गायब हो गई थी। हर बार किसी घर का चिराग बुझ जाता, कोई मां अपने बच्चे के लौटने का इंतजार करती, लेकिन कोई नहीं आया। कई गरीब परिवार पुलिस थाने जाते, अपने गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते, मगर उन्हें बार बार यही जवाब मिलता, बच्चे खुद भाग गए होंगे, कुछ दिनों में लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, वो किसी दरिंदे के शिकंजे में फंसे हुए थे। दिसंबर 2006 में जब एक नाले से बदबू आने लगी तो कुछ सफाई कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही सफाई शुरू हुई, उनके हाथों में जो कुछ आया उसने उनकी रूह तक हिला दी। नाले में मानव हड्डियां थीं, बच्चों की खोपड़ियां थीं, कटी फटी लाशें थीं। अब सबका शक सिर्फ एक घर की तरफ गया, D5। जब पुलिस ने इस घर की तलाशी ली तो जो कुछ सामने आया, उसने इस केस को भारत के सबसे घिनौने अपराधों में शामिल कर दिया। दीवारों पर खून के धब्बे, फ्रिज में कटे हुए मानव अंग, एक अंधेरे कमरे में हथियार, ये सब क्या इशारा कर रहे थे? सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया जो उस घर में था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो बताया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। वो कहता है, मैं बच्चों को बहला फुसला कर अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोंटकर मार देता, फिर मैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता था। कोहली ने बच्चों और महिलाओं का शारीरिक शोषण किया, उनकी हत्या की और फिर उनके शवों को काट कर फेंक दिया। यह सुनते ही पुलिस अधिकारियों के चेहरे भी सफेद पड़ गए। उसके बाद पूरे देश में इनके लिए आक्रोश फैल गया। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या घर का मालिक मोनिंदर सिंह भी इन अपराधों में शामिल था? उसका कहना था कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब उसके घर में लाशें मिली, जब उसकी गैर मौजूदगी में अपराध चलते रहे, जब उसके पैसे से इन कुकर्मों की योजनाएं बनाई गई, तो क्या उसे निर्दोष माना जा सकता था? इतने सालों के बाद 2009 में सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई गई, 3 साल बाद। और कुछ मामलों में मोनिंदर सिंह को भी दोषी करार दिया गया। परिवार की हालत क्या थी? एक मां जिसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था और अब उसकी सिर्फ हड्डियां बची थी। एक पिता जिसने पुलिस से बार बार मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार दबा दी गई। एक रोती हुई मां कहती है, अगर पुलिस ने पहले ही हमारी बात सुनी होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। इतना सुनने के बाद मैं अपने लिसनर से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इसके बाद न्याय हुआ होगा? नहीं, इसके बाद भी कई सवाल उठे। कई लोगों का मानना था कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही ने
इन बच्चों की जान ली। अगर शुरू में ही इस मामले की जांच होती तो क्या 16 से ज्यादा हत्याएं रोकी नहीं जा सकती थीं? आज भी भारत में हजारों बच्चे लापता होते हैं। क्या हम आज निठारी के उस मामले से कुछ सीख पाए हैं? क्या गरीबों की आवाज आज भी अनसुनी नहीं की जा रही है? ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। आज भी D5 का घर खाली पड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी दबी कहानियां जिंदा हैं। अगर पुलिस समय पर कार्यवाही करती तो शायद ये बचपन ना मिटते। अगर समाज ने गरीबों की चीखें सुनी होती तो शायद निठारी एक काला धब्बा ना बनता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन कहानियों को याद रखें ताकि फिर कभी भी कोई निठारी ना हो। भारत में अपराध की ये घटनाएं यह दिखाती हैं कि सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।